आज आप सबको इतिहास लेसन 2 राजा, किसान और नगर पढ़ाऊंगी, जो सामने लिखित बिंदुओं के अंतर्गत रहेगा। यह काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज अधिकारी थे, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जिसने 1830 ईस्वी में जो अभिलेख प्राप्त हुए ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। इस पर एक नाम मिला पियदस्सी। पियदस्सी का तात्पर्य मनोहर मुखाकृति वाला। इसका अर्थ लगाया मनोहर मुखाकृति वाला। उसके बाद 20वीं सदी में विद्वानों ने जो भी राजनीतिक परिवर्तन हुए उसके सामाजिक और आर्थिक संबंधों को बीच में तलाशने का प्रयास किए, परंतु उसमें कोई सीधा संबंध उनको मिल नहीं पाया। और इसी के फलस्वरूप एक जो महाजनपद जिसकी जानकारी प्राप्त होती है 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 16 महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व राज्यों का विकास, नगरों का विकास, लोहे के सिक्कों के प्रयोग के लिए जाना जाता है। महाजनपदों में क्या था? महाजनपद तो कुल 16 थे, लेकिन जो मुख्य महाजनपद थे मगध, वज्ज, कुरु, पांचाल, अवंती, गांधार। इन महाजनपदों पे राजा लोग राज करते थे। राजतांत्रिक शासन हुआ करता था, इनकी राजधानियाँ हुआ करती थी। इसके अलावा गण और संघ भी थे। गण और संघ में लोकतांत्रिक शासन होता था, मतलब एक कबीले की तरह होता था, जहाँ कबीले अपने राजा को चुनते थे, जनता द्वारा चुना जाता था। इसी गण और संघ के महात्मा बुद्ध, नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। महात्मा बुद्ध भी इसी गण से परिचित हैं, गण और संघ से संबंधित हैं। इनका वंश था शाक्य वंशी। इसके अतिरिक्त एक और भी बहुत प्रसिद्ध हैं, महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था। ये इसी गण संघ के लिच्छवी वंश से संबंधित हैं। अब आते हैं कि महाजनपद की संरचना किस प्रकार थी। सबसे पहले जो राजधानियाँ होती थी वो किले बंद होती थी, मतलब जो किले थे उनकी पूरा चारों तरफ से उनको घेर करके बंद, सुरक्षित बनाया जाता था। शासक वहाँ के जो भी होते थे क्षत्रिय वर्ण से होते थे। क्षत्रियों को ही राज करने का अधिकार दिया गया महाजनपदों में। धर्मशास्त्रों में शासक व अन्य के लिए नियम बनाए गए। तात्पर्य कि जब क्षत्रिय राजा बनाए गए तो उनके लिए ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों की भी रचना की, जिन धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी आचार विचार, नियम कानून बनाए गए, जिसका पालन करके उनको अपना राज्य चलाना था या अपना जीवन चलाना था। उसके बाद आते हैं कि जो भी राज्य था, जो राज्य प्राप्त हुआ, वो किस प्रकार चलता था। मतलब उनको किसी अर्थव्यवस्था के बिना तो कोई भी राज्य नहीं चल सकता। तो इनका आर्थिक स्रोत क्या रहा होगा? सबसे पहली चीज़ आती है कर। कर किससे लेते थे? कर किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों, एक इनका टैक्स का ये सोर्सेस थे। अब ये है कि चरवाहों और वनवासियों से ये टैक्स लेते थे कि नहीं, इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। उसके अलावा इनके अर्थव्यवस्था का एक स्रोत और था, अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके वहाँ से धनार्जन करना।
इन सारी बातों में, इन सारी खोजों में एक जो चीज़ सामने उभरती है, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा जो महाजनपद प्राप्त हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, वो मगध का उल्लेख मिलता है। अब आते हैं कि मगध की भौगोलिक सीमा कहाँ से कहाँ तक रही होगी उस समय। तो उसकी भौगोलिक स्थिति उसकी उत्तरी भारत के तटवर्ती मैदान के ऊपरी व निचले भाग के मध्य का जो भाग था वो मगध का भाग था। इसकी 2 राजधानियाँ थी। पहली इसकी राजधानी राजगृह का तात्पर्य होता है राजा का गृह, राजा का घर। और उसके बाद उसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो कि आधुनिक समय में पटना को कहा जाता है। मगध राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में भी सबसे पहले प्राप्त होता है। उसके बाद थोड़ी सी जानकारी और देंगे। एनसीईआरटी की किताब में तो नहीं है। एनसीईआरटी किताब में इतिहास, क्योंकि तीनों पार्ट का इतिहास दिया गया है, इसलिए सब कुछ बहुत संक्षेप में बताया गया है। आगे की कक्षाओं में आपको जो भी इतिहास लेंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, 3 पार्ट हैं, उसको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। यहाँ सारा तीनों समराइज करके उसको संक्षेप में बताया गया है। थोड़ा सा बताऊंगी कि जो मगध राज्य था, जो सबसे बड़ा राज्य उभर के सामने आया, इसका राजवंश में सबसे पहले किसने शासन किया, कौन कौन लोग यहाँ के शासक थे। तो सबसे पहले यहाँ पे शासक हुआ हर्यक वंश का। हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कई राजा हुए जो प्रतापी राजा हुए। उसके बाद शिशुनाग वंश का। उसके बाद नंद वंश का शासन रहा, जिसमें महापद्मनंद ने स्थापना किया, और घनानंद इसका अंतिम शासक हुआ। उसके बाद यहाँ मौर्य वंश का शासन हुआ, जो कि सबसे मगध में सबसे प्रतापी शासन के रूप में जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चाणक्य अथवा कौटिल्य के प्रयास से चंद्रगुप्त मौर्य ने सन 321 ईसा पूर्व में किया। तो जो ये महाजनपद प्राप्त होते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो मगध राज्य है, और मगध राज्य में मौर्य वंश का उल्लेख करना सबसे ज़्यादा इसमें आवश्यक है। अब आते हैं कि मौर्य वंश को जानने के साधन कहाँ से प्राप्त हुए, मौर्य वंश को कैसे हमने जाना, इतिहासकारों ने कैसे जाना। तो आते हैं उसके सोर्सेस पे। सोर्सेस 2 प्रकार के थे, साहित्यिक और पुरातात्विक। सारे जितने भी इतिहास को जानने के सोर्सेस हैं, यही 2 हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। तो सबसे पहले हम साहित्य को लेते हैं। साहित्य में क्या था? पहला था मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था। उसकी इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें चंद्रगुप्त के राज्य की विस्तृत जानकारी मिलती है, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के उसके राज्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य दोनों एक ही नाम था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मौर्यों के संबंध में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चीज़ों पे विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। उसके बाद है चीनी विवरण। चीनी जो यात्री आए थे, उन्होंने अपना यात्रा विवरण लिखा। वेनसांग और फाहियान, ये दोनों आए थे, 2 अलग अलग काल, क्रमशः चंद्रगुप्त के समय में और वेनसांग के समय में आए थे। तो इन्होंने अपना यात्रा विवरण में मौर्य वंश के बारे में लिखा। तो ये हमारा एक ये सारे सोर्सेस हैं। उसके अलावा जो दूसरा स्रोत है पुरातत्व मतलब जो भी खुदाई से मिली सामग्री हैं, उसके आधार पे हमने मौर्य वंश के बारे में जानकारी इकट्ठा किया। क्या था? सबसे पुरातत्व में प्राप्त हुआ अशोक के स्तंभ लेख। सम्राट अशोक, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। फिर उसका पुत्र हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का हुआ अशोक। प्रियदर्शी जिसको कहते हैं, प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय,
सारे नाम अशोक के हैं। अशोक सबसे महान शासक हुआ मौर्य साम्राज्य का। इसने बहुत सारे स्तंभ लेख, गुफा लेख का निर्माण कराया, जिसमें अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 11 है, उसकी शिलालेख की संख्या 19 है और गुहा लेख की संख्या 3 है। जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। मौर्यों के बारे में कहा जाता है, कई विद्वानों का अलग अलग मत है, और इसने धम्म का प्रचार किया। इसके जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उसमें मुख्य रूप से धम्म मिलता है कि इसने धम्म का प्रचार किया था। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है इस संदर्भ में। जैसे इतिहासकार उर्मिला थापर का कहना है कि अशोक ने अपने धम्म का प्रचार अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया, लेकिन और विद्वानों का इससे मतभेद है। अन्य विद्वानों का इस संबंध में ये कथन है कि अशोक खुद ही बौद्ध धर्म से प्रभावित था। जब उसने कलिंग, अपने पड़ोसी राज्य कलिंग पर आक्रमण किया तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, और इसलिए उसने धम्म का प्रचार किया। धम्म क्या था? धम्म मूल रूप से बौद्ध धर्म नहीं है। धम्म का तात्पर्य है एक बीच का रास्ता निकालना, क्योंकि वो जो परिस्थितियाँ थी उस समय, राजा के लिए राज्य करना दो ही स्थितियों में संभव था। एक, सैन्य बल पे कंट्रोल रखना, जो कि संभव नहीं था कि पूरी उस समय की जो परिस्थिति थी, ये संभव नहीं था कि सैन्य बल पे राज्य किया जा सके। दूसरी चीज़ थी धर्म के आधार पे लोगों को जोड़ लेना, मतलब धर्म के बीच का रास्ता निकालना, जिसका अनुकरण आगे चल करके अकबर ने अपने दीन इलाही में किया। एक सम धर्म की स्थापना करना, जो क्या कहा गया धम्म में? सभी ब्राह्मणों, विद्वानों का आदर करना, सेवकों का आदर करना, सेवकों के साथ भी उदारता बरतना, जितने भी प्रकार के धर्म हैं, सब अन्य प्रकार के धर्म हैं, उनका भी आदर करना। तो ये अशोक की धम्म की नीति थी। उसके आगे आएंगे अशोक का साम्राज्य, मौर्य वंश का साम्राज्य।